ये हो क्यों नहीं रही? हाँ अब हो गई। हो गई सर। हाँ यस नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या क्या कंडीशंस हैं TIR के लिए? बताओ कोई एनीवन स्टूडेंट, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस रुचि, आप बताओ कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Sir, source of light ray should be denser medium. ओके, इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से आनी चाहिए, ठीक है। एंड Sir, सेकंड angle of कंडीशन, incidence should be greater than critical angle. angle of incidence should be greater than critical angle. Good. So these are two conditions of total internal reflection. कल हमने एक टर्म पढ़ी थी मिरेज फॉर्मेशन, वो तो कंप्लीट हो गया था। अब बेटा उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नंबर 2 जो TIR एक्सप्लेन करता है दैट इज स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये भी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर सकता है। बेटा अगर हम लोग डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल चेक करें, डायमंड का क्रिटिकल एंगल काफी कम होता है 24.4 डिग्री, विच इज वेरी स्मॉल। दिस 24.4 डिग्री, द क्रिटिकल एंगल लिख लेना साथ साथ में, द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड, critical angle of diamond is very small. Critical angle of diamond is very small. Number 1 point. Second point is once light enters, it is very likely to undergo TIR. एक बार इसमें लाइट एंटर कर जाए, once light enters, it is very likely to undergo TIR. क्योंकि क्रिटिकल एंगल इतना छोटा है, क्रिटिकल एंगल ही काफी छोटा है, तो स्मॉल क्रिटिकल एंगल है तो ज्यादा चांसेस आएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। और जब बार बार TIR होगी, एक बार लाइट एंटर कर जाए डायमंड के अंदर तो फिर जल्दी से लाइट बाहर नहीं आती, वो कंप्लीटली TIR Likely to क्या लिखा? likely to undergo total internal reflection. Once light enters, it is very likely to undergo total internal reflection. अब सिर्फ यही एक रीजन नहीं है कि डायमंड इतना ज्यादा स्पार्कल करता है, एक और रीजन है डायमंड की स्पार्कलिंग का। एक तो यही है कि इसका क्रिटिकल एंगल छोटा है, बाकी एक होती है स्किल ऑफ कटिंग। डायमंड की जो शेप है, जिस शेप में डायमंड को कट किया जाता है ना, वो एक स्किल है, बहुत स्किल्ड, मतलब यू कैन से दैट मशीनरी की हेल्प से उसको कट करते हैं, तो कटिंग भी रिस्पॉन्सिबल है उसके स्पार्कलिंग के लिए। तो बेटा थर्ड जो पॉइंट है दैट इज टेक्निकल कटिंग ऑफ डायमंड, टेक्निकल या यू कैन से दैट स्केल्ड कटिंग, टेक्निकल कटिंग ऑफ डायमंड, number 1 point is this, and refractive and high refractive index of diamond, जिस वजह से क्रिटिकल एंगल इतना कम आ रहा है उसका, and high refractive index of diamond, high refractive index of diamond makes it to sparkle so brilliantly, makes it to sparkle so brilliantly। तो बेटा दो मेन रीजन है, एक तो डायमंड की कटिंग इस तरह से की जाती है कि उसमें लाइट इस तरह से एंटर करे कि वो दोबारा वापस ना आए, वो TIR ही करती रहे। और दूसरी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, नो,
बाकी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है, जिस वजह से उसका क्रिटिकल एंगल काफी कम आ रहा है। तो बहुत इजीली जो है TIR कर लेता है डायमंड। थोड़ी सी उसकी कटिंग इस तरह से कर दो कि वो आराम से TIR करेगा, जिस वजह से डायमंड इतना स्पार्कल करता है। तो ब्रिलियंटली, तो दीज आर द टू रीजंस। एवरीवन, इज इट क्लियर ना बच्चे? डायमंड की स्पार्कलिंग भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। बाकी बेटा ज्यादा तो आप बुक से रीड कर सकते हो, मैं तो बस मेन चीज बता रहा हूँ इसमें। तो ये मेन चीज ये है कि जो टेक्निकल या जो स्किल्ड कटिंग है डायमंड की, और ऊपर से उसका क्रिटिकल एंगल इतना कम है कि आराम से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें हो सकता है। तो इस वजह से डायमंड जो है स्पार्कल करता है, क्योंकि लाइट जो है अंदर ही अंदर रहती है डायमंड के, बाहर ही नहीं आती। तो इस तरह से वो हर जगह से हमें स्पार्कल करता हुआ नजर आता है। नाउ बेटा थर्ड इज, इसको मैं रब कर रहा हूं, थर्ड इज प्रिज्म। प्रिज्म को डिजाइन, प्रिज्म का जो डिजाइन करते हैं, डिजाइनिंग ऑफ प्रिज्म फॉर डिफरेंट पर्पसेस, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी एक्सप्लेन करते हैं। इसमें भी काफी क्वेश्चन आते हैं प्रिज्म वाले पार्ट पे, कि ये वाले प्रिज्म का डिजाइन क्या ये इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा या नहीं करेगा, या हमें चेक करना होता है। So now beta third is designing of prism. Prism designing, ये भी TIR के बेसिस पर करते हैं। इसमें आप लिखोगे prism designed to bend rays, prism designed to bend rays by 90 degree or 180 degree, by 90 degree and 180 degree, or to invert image, or to invert image, to invert image without changing its size, without changing its size, make use of TIR। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे इस पॉइंट को। make use of total internal reflection, एक बार इसको नोट कर लो, फिर करते हैं एक्सप्लेन। प्रिज्म की डिजाइनिंग करते हैं। मान लो अगर हमें रेज को 90 डिग्री से बेंड करना है, या रेज को 180 डिग्री से बेंड करना है, या फिर प्रिज्म जो इमेज बना रहा है उसको इन्वर्ट करना चाहते हैं हम लोग, बिना उसके साइज को चेंज किए, विदाउट चेंजिंग इट्स Sir, साइज। your screen is blurred. स्क्रीन ब्लर है, वेट फॉर अ मिनट देन। वैसे तो अभी तो मैं डिक्टेट ही कर रहा था। अब चेक करो, अभी ठीक है? Yes, sir. तो बेटा प्रिज्म की डिजाइनिंग जो है कि वो रेज को 90 डिग्री पे बेंड करे, 180 डिग्री पे बेंड करे, या वो इमेज को इन्वर्टेड कर दे बिना उसके साइज को चेंज किए। तो ये भी हम लोग TIR की हेल्प से कर सकते हैं। आओ देखते हैं कैसे। ना बेटा सपोज करो कि हमारे पास एक प्रिज्म है इस शेप का, राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर प्रिज्म है वैसे तो, और इस प्रिज्म का ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये 45 डिग्री है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और जो रिमेनिंग एंगल है दैट इज आल्सो 45 डिग्री। सपोज यहां से यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट AB, दिस इज पॉइंट A एंड दिस वन इज पॉइंट B। तो यहां से बच्चे रे जा रही है, रे ऑफ लाइट, एक रे तो यहां से निकली, और दूसरी रे जो है वो ऐसे जा रही है, दिस इज सेकेंड रे। यहां से हमने दो इंसिडेंट रेज आ रही हैं। अब क्योंकि इस वाले फेस पर, इस वाले इंटरफेस पर ये 90 डिग्री पे, इट मींस कि ये परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, तो यहां से रेज बिना डेविएट हुए क्रॉस कर जाएंगी, बिकॉज नॉर्मल के साथ एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो यहां से तो विदाउट बेंडिंग जो है रे ट्रांसमिट हो जाएगी, यहां से यहां पहुंच जाएगी बिना बेंड किए। अब बेटा अब होगी TIR। अब हम लोग इसका जो जैसे 45 डिग्री एंगल है,
एंगल ऑफ प्रिज्म 45 डिग्री है। अभी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पर 0 डिग्री। इस इंटरफेस पे देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो यहाँ पर इफ आई ड्रॉ अ नॉर्मल एट दिस पॉइंट एंड इफ आई ड्रॉ अ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ऑब्वियसली बेटा जो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है दैट इज 45 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बन रहा है दिस इज 45 डिग्री। अब हमें पता है कि एंगल प्रिज्म के केस में एंगल का, जैसे हमारे पास अगर कोई प्रिज्म है तो उसका क्रिटिकल एंगल जो है वो रफली 42.2 के आसपास का होता है, मतलब 42 डिग्री के अराउंड होता है। तो क्योंकि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस अब क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो यहाँ पर TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसकी डिजाइनिंग ऐसे कर रखी है कि इसको 45 डिग्री पे बनाया है ताकि इंसिडेंट रे जब यहाँ से इंसिडेंट करवाएं तो वो 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो और फिर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। तो अब यहाँ पे TIR हो जाएगा तो ये रे पूरी तरह से इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड दिस रे ऑल्सो इट विल रिफ्लेक्ट इंटरनली लाइक दिस। तो बेटा यहाँ पे दो जगह TIR हुआ है, एक तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस रे पे भी हुआ है और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस वाली रे पे भी हुआ है। नाउ इट इज अगेन द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, तो रे विल गो लाइक दिस विदाउट डेविएशन। तो बेटा वी विल गेट अ इमेज, ए से आने वाली रे यहाँ मिली तो दिस इज A डैश और बी वाली रे यहाँ आ गई तो दिस इज B डैश। तो यहाँ हमारी बन गई इमेज। तो अगर हम इमेज और ऑब्जेक्ट को देखें तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। देखो ऑब्जेक्ट सीधा था, ऐसे एकदम स्ट्रेट ऑब्जेक्ट था, लेकिन जो इमेज बनी है वो 90 डिग्री टिल्ट हो गई। तो हमने प्रिज्म की डिजाइनिंग इस तरह से की है कि इसका यहाँ पर एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा बने और ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए रे, तो दैट की हमारी इमेज जो बने वो 90 डिग्री शिफ्ट हो जाए। तो प्रिज्म की डिजाइनिंग टू बेंड रेज बाय 90 डिग्री ये रहा। यहां तक समझ आ गया स्टूडेंट्स? प्रिज्म की डिजाइनिंग ऐसे की है कि वो 90 डिग्री से रेज को बेंड कर दे। कोई डाउट? No, sir. तो बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो ऐसे है और इमेज ऐसे है, तो दिस इज इमेज एंड दिस इज ऑब्जेक्ट और 90 डिग्री से हमारा जो है यहाँ से बेंडिंग हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस तरह से हमने ये प्रिज्म लिया है, एक प्रिज्म ऐसा लिया है। इस प्रिज्म का 90 डिग्री वाला एंगल यहाँ बन रहा है, दिस इज 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है और बाकी जगह 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री और दूसरा एंगल भी 45 डिग्री है। तो ये एक और प्रिज्म है। इस बार हमने जो है जैसे हाइपोटेन्यूज कह लो आप, हमने हाइपोटेन्यूज पे रेज को इंसिडेंट करवाना है। तो यहां से हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट AB, और रेज को इंसिडेंट करवाएंगे। तो बेटा यहां से आ रही है रेज, एक रे तो ऐसे चलेगी सीधी और एक रे ये गई। यहाँ पे तो 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, मतलब परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है, तो बिना डेविएशन के क्रॉस कर जाएंगी। तो ये रे तो यहाँ पहुंच जाएगी और ये वाली रे यहाँ पहुंच जाएगी। नाउ आफ्टर दिस, अब इस पॉइंट पे TIR होगा, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी क्योंकि वही सेम कहानी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री बनेगा जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो ये रे यहाँ से इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस और ये वाली रे भी यहाँ से इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस। तो बेटा इस पॉइंट पे TIR हुआ और एक इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। अब दोबारा से एक बार फिर से इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। अगेन यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है वो इंसिडेंट एंगल वो फिर से 45 डिग्री बनेगा जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो एक TIR यहाँ पर भी होगा, यहाँ से रे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये वाली रे भी यहाँ से इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बेटा एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ भी हुआ, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ भी हुआ। नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन अभी जो हमारी इमेज बनेगी वो यहाँ आके बनेगी। ये आ रही है सेकंड रे, ये आ रही है फर्स्ट रे। तो सेकंड रे A से आ रही है तो यहाँ जो इमेज बनेगी दैट इज A डैश, फर्स्ट रे B से आ रही है दैट इज B डैश। तो अगर हम इमेज और ऑब्जेक्ट को देखें
ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ है और जो हमारी इमेज बन रही है वो नीचे की तरफ बन रही है। तो इस बार हमारी रेज 180 डिग्री से बेंड हो गई। तो बेटा समझ आ रहा है कि अगर हम लोग इमेज को 180 डिग्री से बेंड करना चाहते हैं या इमेज को 90 डिग्री से बेंड करना चाहते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर है सभी को? यस और नो? यस सर। तो ये तो हो गया बच्चे ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात। फटाफट रे डायग्राम बना लो। दिस इज द केस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। कई बार ये प्रिज्म जो है वो ट्रेपेजियम शेप के होते हैं, रेक्टेंगल, अलग अलग शेप्स के होते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा प्रिज्म हमेशा ट्रायंगुलर शेप का हो। तो इसको मैं अब रब कर रहा हूं, अगर आपने बना लिया है तो अब मैं बना रहा हूं थर्ड केस। एक और केस ले लेते हैं जिसमें प्रिज्म हमने ट्रायंगुलर नहीं है, किसी और शेप का प्रिज्म है। उस केस में भी रेज को इन्वर्ट किया जा सकता है। लाइक एक प्रिज्म ऐसा है इन दिस शेप। बेटा इस केस में भी आप ऐसे समझो कि यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है ए बी, यहां से रेज आ रही हैं लाइक दिस। अभी यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, यहाँ पे नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगी। यहाँ होगी रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगी। तो लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रे ऐसे बेंड हो जाएगी। ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन है, इट इज नॉट रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है, नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रही है। लेकिन अब जो यहाँ एंगल बनेगा वो 45 डिग्री के अराउंड बनेगा इस जगह पर। और इस वजह से अब यहां पर इन दो पॉइंट्स पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। इस पॉइंट पर एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, एक इस पॉइंट पे होगी। तो रे अब इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहां से ऐसे, और ये वाली रे ऐसे। तो बेटा यहां पर हुई TIR, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अब क्रिटिकल एंगल से बड़ा आ गया। और नाउ अगेन रिफ्रैक्शन, नॉर्मल रिफ्रैक्शन विल अकर एट दीज पॉइंट्स। यहाँ एक रिफ्रैक्शन और यहाँ रिफ्रैक्शन। So now light will bend away from the normal like this. तो ये वाली रे यहाँ आ गई और ये यहाँ। ये डबल एरो वाली रे ए से आ रही है तो यहाँ इमेज बनेगी A डैश। सिंगल एरो वाली रे बी से आ रही है तो यहाँ इमेज बनेगी B डैश। तो हमारी इमेज बन गई A डैश B डैश। फिर से हमारी इमेज 180 डिग्री से टिल्ट हो गई, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट तो ऊपर को है और अगर इमेज को देखें तो इमेज नीचे को है। तो दोनों के बीच में इस बार 180 डिग्री का एंगल है। तो बेटा ये सारी चीजें जो हैं, डिजाइनिंग जो की जा रही है प्रिज्म की अलग अलग पर्पज से, बिना साइज चेंज किए प्रिज्म का हम लोग इमेज को इन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख ही रहे हो कि सेकंड केस में और थर्ड केस में हमने इमेज को इन्वर्ट कर दिया। विदाउट चेंजिंग द साइज ऑफ प्रिज्म वी कैन चेंज, वी कैन इन्वर्ट द इमेज। बस हमें बस कितने एंगल पर रे को इंसिडेंट करवाना है उसका ध्यान रखना है। कुछ इस तरह से इंसिडेंट करवाओ कि TIR हो जाए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है बच्चे सभी को? No. ओके। Yes sir. तो बेटा नेक्स्ट पार्ट इज ऑप्टिकल फाइबर्स। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर्स। ये काफी ज्यादा वाइडली यूज्ड है चीज जो होती है ऑप्टिकल फाइबर्स। ज्यादा डिटेल में तो नहीं है, हमारी बुक में भी नहीं है, बट बेसिक बेसिक्स हम लोग कर लेंगे। ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पर होती है जो वर्किंग है ऑप्टिकल फाइबर की। नाउ स्टूडेंट्स, एक तो चीज है कि ऑब्वियसली इस बार कोर्स स्पीड से चल रहा है बच्चे, तो मैं मतलब मुझे आपका ही सपोर्ट चाहिए कि आप रेगुलर इसको पढ़ते रहो।
लाइक मैं 2 चैप्टर साइमल्टेनियसली चला रहा हूँ एक्स्ट्रा क्लासेस में और इसमें, तो आपने रेगुलर जाके थोड़ा थोड़ा पोर्शन हो रहा है लेकिन रेगुलर जाके जरूर पढ़ो, तो दैट कि हम साथ साथ में इसको कवर कर लें। मैंने आपको कहा था कि हमने विद इन द मंथ ऑफ जनवरी हमने खत्म करना है अपना कोर्स, सो दैट कि बाद में रिविजन हो सके और फिर हमारे पास टाइम होगा तो अगर आपको कोई पार्ट नहीं भी समझ आया उसको रिपीट भी कर सकते हैं हम लोग, बट फॉर द वन टाइम हमें एक बार तो इसको खत्म करना ही है सारा जल्दी, so दैट की रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम मिले और वी कैन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जहां आप लोग फंसते हो, तो फॉर दैट वी नीड टाइम, तो साथ साथ में पढ़ते रहना है और अपने नोट्स बनाते रहना। नाउ फोर्थ पार्ट इज ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स इसमें काफी ज्यादा यूज होता है हमारा TIR का, ये काफी यूजेबल चीज है। सबसे पहले तो देखते हैं ये फाइबर, फाइबर होते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ये पतली पतली तारें होती हैं, जैसे कि हमारे घरों में इंटरनेट लगता है, तो बेटा आजकल जो इंटरनेट सर्विसेज हो रही हैं, जब हम घर में इंटरनेट लगवाते हैं तो उन्होंने फाइबर डाला हुआ है ग्राउंड में, ये ऑप्टिकल फाइबर ही डालते हैं वो, फिर ग्राउंड में उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर की पूरी लाइन बिछाई हुई है, पाइप बिछा रखी है, वहां से सारा सिग्नल आता है और वहां से उठा के सिग्नल हमारे घर तक एक वायर लेके आते हैं और फिर हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं मॉडेम की हेल्प से। नाउ ये सारा काफी जगह यूज है, ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर का कहाँ कहाँ यूज होता है। ये ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है एट लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो बेटा ऑप्टिकल फाइबर किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट, it is used to transmit audio and video signals, it is used to transmit audio and video signals through long distances, it is used to transfer audio and video signals through long distances। और इसको बनाया कैसे जाता है? फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन मतलब ये किस मटेरियल से बनता है? तो बेटा ऑप्टिकल फाइबर फैब्रिकेटेड बाय, इट इज फैब्रिकेटेड विद हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास, फैब्रिकेटेड विद ग्लास का ही होता है बेसिकली, ये ग्लास होता है एक मटेरियल, क्वार्ट्ज ग्लास हो गया जैसे, या फिर कंपोजिट ग्लास हो गया, तो ये ग्लास मटेरियल से बनाया जाता है। फैब्रिकेटेड विद हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास या फिर क्वार्ट्ज ग्लास और क्वार्ट्ज ग्लास। तो समटाइम्स इसको ग्लास फाइबर भी कह देते हैं इसी रीजन की वजह से, ग्लास फाइबर्स भी बोल देते हैं कि ये ग्लास के बने होते हैं, तो दे आर ग्लास फाइबर्स, बट बेसिकली जो मोस्ट कॉमन वर्ड यूज है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। इसके बाद यहाँ पर बेटा हर एक फाइबर, फाइबर क्या होता है? बहुत पतली सी वायर होती है, एक कोई ऐसा नहीं कि बहुत मोटी सी वायर है, नो, इट इज वेरी वेरी थिन वायर, बहुत पतली सी फाइबर वायर है। फाइबर का बंडल होता है, बहुत सारी पतली पतली वायर्स का बंडल होता है, तब जाकर एक मोटी पाइप तैयार होती है। आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक वायर है, ऐसे आइडिया के लिए मैं यहाँ पे रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ, सपोज ये रही एक वायर, यहाँ से मैंने इसको काट दिया, तो बेटा इसके अंदर से बहुत सारी पतली पतली फाइबर्स निकलेंगी, बहुत सारी पतली पतली फाइबर्स आएंगी बाहर, मतलब इट इज नॉट अ सिंगल वायर बेसिकली, ये जो मोटी सी वायर जो है इसके अंदर बहुत सारी ये पतली पतली फाइबर्स हैं, यही हमारी ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, ये जो पतली पतली हैं, ये सारे हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। ये हो गया, ये वाली वायर होगी, ये वाली वायर होगी, तो बेसिकली इट इज अ बंडल, बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स जो हमारी वायर में यूज होता है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। कोई एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, ये बहुत सारी ऑप्टिकल फाइबर्स का बंडल होता है, ऐसे ऐसे रोल करके रखा होता है। अभी तक तो मैंने बताया ही नहीं कि TIR ये कैसे करता है, अभी मैं इसमें से एक ऑप्टिकल फाइबर उठाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ बेटा अगला जो पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं दैट इज दिस, ईच ऑप्टिकल फाइबर, each optical fiber consists of, each optical fiber consists of a core
एंड क्लैडिंग। एक तो बेटा इसमें होता है, एक तो कोर पार्ट होता है CORE एंड अ क्लैडिंग, एक उसके बाहर एक इंसुलेशन प्रोवाइड होती है जिसे क्लैडिंग कहते हैं, एक तरह की इंसुलेशन है वो, मतलब उसका वर्क इंसुलेशन जैसा है। तो ईच ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ कोर एंड अ क्लैडिंग। यहां तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो एक्चुअली अ बंडल ऑफ फाइबर इज यूज्ड, ये ध्यान लिख लेना, एक्चुअली अ बंडल ऑफ फाइबर इज यूज्ड। एक फाइबर यूज नहीं होती ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, अ बंडल ऑफ फाइबर्स इज यूज्ड, मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं और हर एक ऑप्टिकल फाइबर में एक कोर मटेरियल होता है और एक क्लैड होता है। और ऑप्टिकल फाइबर में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है इस केस में, यानी कंप्लीट सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है 100% विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि जितनी आप एनर्जी ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट करोगे उसने TIR ही करना है, एब्जॉर्प्शन तो होती ही नहीं है, सारा का सारा सिग्नल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो मल्टीपल टाइम्स इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बाद सिग्नल पहुंच जाता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट हो जाता है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। तो वेरी वेरी लिटिल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट सिग्नल, यू कैन से दैट वेरी वेरी लिटिल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एक पॉइंट आप ये भी लिख लो इसके आगे कंटिन्यू करके, अ वेरी लिटिल, अ वेरी लिटिल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट सिग्नल। सिग्नल लाइट से हमारा मतलब है बेटा लाइट की फॉर्म में ही ये सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं, इसलिए इसका नाम ऑप्टिकल फाइबर है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना लाइट भी, तो उसी फॉर्म में सिग्नल ट्रांसमिट होता है। तो अ वेरी लिटिल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट सिग्नल, लाइट सिग्नल्स occurs in ऑप्टिकल फाइबर्स, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं नो लॉस ऑफ एनर्जी, नेग्लिजिबल लॉस ऑफ एनर्जी, यू कैन राइट नेग्लिजिबल लॉस ऑफ सिग्नल, क्योंकि बहुत कम एब्जॉर्प्शन होती है, नेग्लिजिबल लॉस ऑफ सिग्नल ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये सारे पहले पॉइंट्स नोट कर लो, फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिकल फाइबर दे आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल। सेकंड इज इट इज फैब्रिकेटेड, मतलब इसको हाई क्वालिटी ग्लास से बनाते हैं। थर्ड पॉइंट इज एक्चुअली एक फाइबर यूज नहीं करते, बेसिकली पूरा बंडल ऑफ फाइबर यूज किया जाता है सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, और हर एक फाइबर के अंदर एक कोर मटेरियल होता है और एक क्लैडिंग होती है, इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड लास्ट मेन पॉइंट इज क्योंकि इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है तो सिग्नल लॉस बहुत कम होता है, जितनी भी सिग्नल की एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंप्लीटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो के लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट हो जाती है। एंड दिस इज द रीजन कि इसे वाइडली यूज किया जाता है बिकॉज इसमें लॉस के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। बेटा ये सारे पॉइंट नोट हो गए? Yes. यस, ओके। तो अब एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। बेटा अगर हम लोग ये बनाए, एक ऑप्टिकल फाइबर बना रहा हूं मैं, एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो पतली सी थी हमारी, उसके अंदर हमारे पास ये तो कोर मटेरियल है, ये सारा कोर है, यहाँ पे CORE, ये कोर मटेरियल है। इस कोर मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, याद रखना, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कोर मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। इस कोर मटेरियल के बाहर एक और मटेरियल की क्लैडिंग कर रखी होती है, यानी यू कैन से दैट एक तरह की इंसुलेशन होती है इसके बाहर। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से बाहर वाला, दिस इज क्लैडिंग, यहाँ से हमने क्लैडिंग कर रखी है। और बेटा क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको मैं शेड कर देता हूँ क्लैडिंग वाले पोर्शन को रफली। तो ये हमारी क्लैडिंग है, ये एक तरह की इंसुलेशन है। सिग्नल क्लैडिंग में नहीं जाता, सिग्नल कोर में ट्रेवल करता है,
ये दिस इज क्लैडिंग, और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कंपैरेटिवली लो होता है। मतलब अगर हम लोग कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखें तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो वी कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। नाउ होना क्या होता है इसमें, जैसे ये मान लो कि यहां से, ये तो हमने एक पोर्शन कंसीडर किया, यहां से सिग्नल एंटर कर रहा है बच्चे, ये आ रहा है लाइट सिग्नल, यहां से कहीं से सोर्स से हमने लाइट सिग्नल प्रोवाइड किया, यहां से लाइट सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल सबसे पहले अंदर जाएगा यहां से, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमें पता है, तो रेयर टू डेंसर एक बार एंटर करेगा तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो थोड़ा बेंड हो जाएगा सिग्नल, ध्यान से बनाना है इसे। इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां से हमारे सिग्नल बेंड हो गया, अब सिग्नल हमारा कोर में कोर में पहुंच गया। अब बेटा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और क्लैडिंग, इसके बाहर जो क्लैडिंग लगा रखी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसका मतलब है कि जो क्लैडिंग है वो रेयर मीडियम है और कोर जो है वो डेंसर मीडियम है। तो अभी हमारा जो सिग्नल है क्या वो डेंसर से रेयर में जाने की ट्राई कर रहा है, मतलब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई TIR की, दिस रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, कोर से क्लैडिंग की तरफ, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसर है ये। नाउ द रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट मींस फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। अब जो एंगल, जिस एंगल पे ये सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है वो एंगल इस मटेरियल के, मतलब ये जो इंटरफेस बन रहा है कोर और क्लैडिंग का, ये वाला इंटरफेस, ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस बन रहा है ना यहाँ पे, ये कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस का जितना क्रिटिकल एंगल होता है उससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस पर सिग्नल को भेजा जाता है, और जिस वजह से क्या होता है बेटे, ये सिग्नल यहाँ पे TIR कर लेता है इस पॉइंट पे, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है और सिग्नल वापस आ जाता है, इसी कोर में रह जाता है। और उसके बाद ये सिग्नल अपने आप हर बार मल्टीपल टाइम TIR करेगा, यहां पर भी वही हाल है, डेंसर टू रेयर जा रही है रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, फिर से यहाँ पे TIR होगा, और इस तरह से हमारा सिग्नल विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस फॉर्म वो ट्रांसमिट होता जाएगा, यहां पर TIR होगा। So this is how the signal is transmitted in optical fibers. Is it clear, students? Any doubt? No, sir. So this is optical fiber. So इस तरह से सिग्नल मल्टीपल टाइम टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होता है और इस तरह से सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे भेजी हुई 100% एनर्जी, आप ये समझो सारी की सारी 100% एनर्जी यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, और यही एनर्जी बिना सिग्नल लॉस हुए आप लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट कर सकते हो। सो दैट इज द केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इसलिए ये वाइडली यूज्ड है, अभी इसको काफी ज्यादा यूज हो रहा है, तो ये TIR की फॉर्म में होता है। चलो आगे चलते हैं, इतना हो गया। वैसे आपका टाइम भी होगा स्टूडेंट, आज तो मुझे लगता है मैं यही पढ़ा पाऊंगा, तो ऑप्टिकल फाइबर आपका खत्म हो गया। कल बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। बन गया ना ये, सबने डायग्राम बना लिया? कैलकुलेट द Yes. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। Calculate the refractive index of the material of right angled isosceles prism for which the ray of light entering one of the sides normally
will be totally reflected. I Sir, repeat, ray of light. calculate the ray of light entering one of the sides. Ray of light entering one of the sides normally will be totally reflected. I repeat, calculate the refractive index of the material of a right angled isosceles prism for which a ray of light entering one of the sides normally will be totally reflected. तो बेटा हमें एक प्रिज्म गिवन है एंड इट इज अ राइट एंगल्ड प्रिज्म और आइसोसेलेस है, मतलब यहाँ 90 डिग्री और ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री है, ये इक्वल है, आइसोसेलेस है. तो दिस इज राइट एंगल्ड प्रिज्म और यहाँ से रे नॉर्मली एंटर करवा रहे हैं. फ्रॉम वन साइड अ रे इज एंटरिंग नॉर्मली, लेट्स से यहाँ से एक्स पॉइंट से रे आ रही है और नॉर्मली एंटर कर रही है. हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है इस प्रिज्म का. उन्होंने कहा कि अगर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है तो हमने अभी भी पढ़ा था ये तो सीधा जाएगी रे, यहाँ पे TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसके बाद यहाँ से फिर सीधी वापस आएगी बाहर. तो दिस इज द वे, लाइट इस तरह से जाती है और यहाँ अपनी इमेज बन जाएगी एक्स डैश. नाउ अब हमें इसका मटेरियल का वो निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई. तो बेटा जिस इंटरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है, मान लो ये ABC है, तो AC वाले इंटरफेस पे TIR हुआ है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन occurs at interface AC. AC इंटरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है, तो इसी इंटरफेस पर स्नेल्स लॉ लगा दो. यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया और ये हो गया अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसी पे अगर हम लोग लगाएं TIR हो गई ना, तो बेटा यहां पर ये हो गया, ये ऑब्वियसली इक्वल हो गया. तो आपको याद है कि हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मिनिमम मान रहे हैं हम लोग. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था. तो बेटा इस बार हमारा ये क्रिटिकल एंगल रफली हम लोग अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री ले सकते हैं इसका, क्योंकि जहां पर TIR हो रहा है वो इससे बड़े एंगल पे ही हो रहा है. उन्होंने यही कहा ना कि सो दैट TIR हो जाए, तो TIR मिनिमम जो एंगल चाहिए TIR करवाने के लिए वो क्रिटिकल एंगल से जस्ट बड़ा चाहिए, जस्ट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. मतलब अप्रोक्सीमेटली आप इसको 45 डिग्री ले सकते हो, यही इसका क्रिटिकल एंगल है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का वे ये है, इट इज 1 डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री और बेटा साइन 45 डिग्री होता है 1/√2. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा √2 और √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414. इसका मतलब है कि जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.414 है. बेटा समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. मतलब अगर इससे ज्यादा एंगल पे अगर हम नॉर्मली ऐसे इंसिडेंट करवाएं तो ऑब्वियसली रफली क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है. वैसे एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट तो थोड़ा कम होता है इससे, तभी TIR हो रही है, वरना तो 45 डिग्री पे तो 90 डिग्री पे जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री. वैसे ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी नॉर्मल के साथ तो 90 डिग्री पे जाएगा, मतलब ऐसे ही इसके पैरेलल जानी थी रे. बट क्योंकि अभी के लिए हमें ये अप्रोक्सीमेटली हमने इसको क्रिटिकल एंगल के इक्वल ले लिया है, वैसे इससे थोड़ा सा कम होता है क्रिटिकल एंगल, तभी TIR हो रहा है, वरना तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती नहीं है. तो फॉर्मूला इसी बेसिस पे आता है कि अगर आपको TIR से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मूला पे आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल. ठीक है स्टूडेंट्स?